नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। कंटेंट कैसा लग रहा है पहले ये बताइए आप लोग, क्योंकि काफी मेहनत इसके अंदर हो रही है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसका लाभ उठाएं। कल एक विद्यार्थी का कमेंट आया था, आप लोग जरूर देखिएगा उस कमेंट को। उसमें विद्यार्थी ने लिखा था कि सर, उपराष्ट्रपति हमारे सिलेबस में नहीं है। आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस एग्जाम के लिए इस मैदान में उतरने जा रहे हैं, वहां पर रिक्वायरमेंट जो है वो आपको हर डायमेंशन में चाहिए। वहां पर ये सर्टेन ही नहीं है कि आपके सिलेबस के अंदर क्या है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पहले के जो पेपर हैं उनको उठाकर देखिए। आप लोगों को लगेगा कि अगर राष्ट्रपति के प्रश्न करने हैं आप लोगों को, तो उपराष्ट्रपति का भी कंसेप्ट आपके पास में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जो स्टेटमेंट आप लोगों से पूछा गया है, उस स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट उपराष्ट्रपति का है, और उस स्टेटमेंट को करने के लिए आपको जो है उपराष्ट्रपति का नॉलेज भी होना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप लोग? तो थोड़ा सा आप जो है ना, ज्यादा अपने लिमिट्स में मत रहिए। पढ़ने के दौरान कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस में अनाउंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को पढ़िए, उसका बेसिक नॉलेज जो है आपके पास में होना चाहिए। चलिए, आज हम लोग देखते हैं कि संघ सरकार के अंदर जो अध्याय 5 है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक उल्लेख है। पार्लियामेंट के दो जो हमारे पास में सिस्टम है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा को ही जो है वो ले लेते हैं कि लोकसभा आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो संसद के लिए अगर हम लोग अनुच्छेद देखें तो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक आपको संसद के आर्टिकल्स मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग यहीं से याद कर लीजिए। फिर हम लोग जब आर्टिकल नंबर 79 पर देखेंगे तो लिखा हुआ है संसद का गठन, और संसद के गठन के अंदर तीन जो सदन है, यानी कि दो तो सदन है हमारे पास में, और तीसरे व्यक्ति हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है वो संसद बनती है। जबकि सदन के बारे में पूछा जाए तो हमारे पास में द्विसदनात्मक बाई कैमरल जो है वो पोजीशन है, लोकसभा है और राज्यसभा है। हम लोग सेशन के अंदर आर्टिकल्स को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को लास्ट यानी कि जो बिल्कुल पीक पॉइंट होता है उस पर आर्टिकल्स को रिवाइज करना चाहिए, वहां से जो है वो प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 80 को देखेंगे। भाई 79 में तो संसद का गठन की बात है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा संसद का जो है गठन होता है। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना, ठीक है, राज्यसभा की संरचना जैसे हम लोग कहते हैं कि 245 सदस्य अभी वर्तमान के अंदर हमारे पास में है। मैक्सिमम जो है वो 250 हो सकते हैं। 230 जो है वो तो होते हैं राज्य के, 12 जो है वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 230 जो है राज्य के मतलब निर्वाचित ये सदस्य है, 12 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर। तो अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। ये जो 12 सदस्य हैं इनको अपॉइंट किया जाता है, यानी कि नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 80 देखिए। अनुच्छेद 80 कहता है कि लोकसभा की संरचना, तो राज्यसभा की संरचना है 80 के अंदर, लोकसभा की संरचना है 81 के अंदर। लोकसभा की संरचना में हम लोग देखेंगे कि कुल 545 सदस्य है, कुल 545 सदस्य है। दो जो मनोनयन हुआ करता था वो अब बंद हो चुका है, मतलब अब उनका मनोनयन नहीं होता है। 13 सदस्य जो हैं वो आते हैं आपके कहां से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 530 जो है वो आते हैं कहां से, राज्य से निर्वाचित होकर। तो लोकसभा की संरचना में 545 सदस्य है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है राजस्थान के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। अगर हम लोग लोकसभा के अंदर देखें तो लोकसभा के अंदर जो कुल सीटें हैं, लोकसभा के अंदर जो कुल सीटें हैं उनमें से 84 जो सीट है वो एससी के लिए, जबकि 47 जो सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व है। इन्हीं में से 84 सीट्स के अंदर कुल 4 सीटें जो है वो राजस्थान की हैं, और 3 सीटें जो है एसटी की, वो किसकी है, राजस्थान की है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल ओवरऑल जो है एससी और एसटी का रिजर्वेशन वो कुल कितना है, 7 सीटों का है राजस्थान का लोकसभा के अंदर, ठीक है। कुल सीटें जो है वो तो है 25, और एससी एसटी के लिए है कितनी है, 4 और 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 82 आप लोग देखिए। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन होता है, मतलब जो सीटें आप लोगों ने निर्धारित की है उनका वापस समायोजन किया जाएगा जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी जनगणना होती है। इलेक्शन मतलब जनगणना होती है, इलेक्शन नहीं, जनगणना जब भी होती है 10 साल के अंदर, तो 10 साल के बाद पुनः समायोजन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 83 देखिए, संसद के सदनों की अवधि। तो संसद के सदनों की अवधि कितनी होती है? अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, है ना, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। बेशक उनकी जो सदस्य हैं उनकी जो सदस्यता है वो 6 वर्ष के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। वहीं पर लोकसभा का कार्यकाल देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसके बाद में वो डिसॉल्व हो जाती है।
ठीक है। और सदस्य जो है उनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। तो सदनों की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा की कोई अवधि नहीं है, लोकसभा की अवधि है 5 साल की। आर्टिकल नंबर 84 क्या कहता है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब संसद की सदस्यता, 2 सदन हमारे पास में है, लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तमाम बातें जो है, और निर्वाचन नामावली में नाम होना ही होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 85 देखिए, संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटन। ध्यान रखना यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो सत्र अवसान है और एक विघटन है। एक हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्थगन। ठीक है, जैसे संसद का सदन चल रहा है, यानी कि जो है सेशन चल रहा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, उसको कुछ समय के लिए स्थगित करना है, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष जो है, सभापति, वो क्या करते हैं, उसको कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए स्थगित करते हैं। जबकि सत्रावसान की बात आती है, पूरे की पूरे सत्र को समाप्त करना है, तो ये जो है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। विघटन भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 86। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो सत्रावसान है या फिर विघटन की जब हम लोग बात करते हैं, तो विघटन जब किया जाता है तो ये बेसिकली मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। आर्टिकल नंबर 86 देखिए, सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति बेसिकली क्या करता है कि अपने जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका इस्तेमाल करता है और सभी को, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, थ्रू सेक्रेटेरिएट उनको संदेश जो है वो भेजा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होता है। जब देखिए, इसके लिए 2 आपको याद रखने हैं प्रावधान। जब पहली बार यानी कि इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन होने के बाद जब पहली बार सदन बैठ रहा है तो उस समय अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। उसके बाद में हर साल जो है, जो पहला सत्र होता है, उस समय भी जो है उनका अभिभाषण होता ही होता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 86। 87 देखिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण जिसको हम लोग कहते हैं विशेष, यानी कि स्पेशल ये स्पीच होती है जिसको सदन के अंदर पारित होना जरूरी होता है। विशेष अभिभाषण से मींस ये है कि जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद में जो फर्स्ट स्पीच होती है उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो विशेष अभिभाषण होता है। 88 देखिए, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। मतलब जितने भी मंत्री होते हैं उनके अधिकार क्या है कि वो बैठकों में भाग ले सकते हैं अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, उनके पास में कोई ना कोई कार्यभार होता है। और अगर महान्यायवादी हैं तो ये मान के चलिए कि जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, संसद की जो बैठकें होती हैं, तो संसद की बैठकों में बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार इनके पास में होता है, लेकिन वोटिंग का राइट जो है वो महान्यायवादी के पास में नहीं होता है। मेरा ये मकसद है कि मैं आप लोग को ज्यादा ना बताऊं, केवल आर्टिकल जो है वो हम लोग याद करते चले। ये जो सेशन है इसका मकसद है कि आपको आर्टिकल जो है वहां से गलती नहीं करनी है। ठीक है, 89 क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। और उपसभापति कौन होता है? सदस्यों के अंदर से बेसिकली एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाया जाता है। जैसे भी अभी जो है रिसेंटली 8 लोगों का एक ग्रुप जो है वो बनाया गया है, जो कि उपसभापति के उस मंडल के अंदर शामिल है। ठीक है, ओके। तो राज्यसभा का सभापति जो है वो बेसिकली कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 90 देखिए, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटना। उपसभापति का अगर पद रिक्त होता है तो सदस्यों के अंदर से किसी को भी जो है, यानी कि जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको क्या बनाया जाता है? उपसभापति बनाया जाता है। वो अपने पद से त्याग भी दे सकते हैं। वो बेसिकली उपसभापति जो है सभापति को त्याग पत्र देते हैं और पद से जो है वो उनको हटना भी पड़ सकता है। आर्टिकल नंबर 91 जो है वो क्या कहता है? सभापति के पद पर उपसभापति का कार्य व कर्तव्य का पालन करना। सभापति मतलब उपराष्ट्रपति जो है, राज्यसभा के सभापति जो है वो अपने पद पर नहीं है, वो जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस परिस्थिति के अंदर जो उपसभापति हैं वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर जो है वो कार्य करते हैं। उनको उन्हीं हिसाब से वेतन वगैरह कर्तव्य की पालना जो है वो करनी होती है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 91 के अंदर। आर्टिकल नंबर 92 ये कहता है, सभापति व उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन न होना। भाई सभापति है कौन? उपराष्ट्रपति है ना, और उपसभापति सदस्यों में चुना गया है। तो जब भी इनको हटाने के कोई प्रस्ताव आते हैं तो बेसिकली जो प्रक्रिया मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक वही प्रक्रिया जो है वो फॉलो इसके अंदर की जाती है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई संकल्प आता है तो फिर उस समय वो अपने पद पर जो है वो नहीं रहते हैं। ठीक है, वो अपने पद पर जो है वो पीठासीन जो है वो नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 93 कहता है, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव। अब लोकसभा अध्यक्ष है, चुनाव कैसे हो रहा है? लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला है, कोटाई सांसद है। उनका चुनाव कैसे हुआ? जो जीती हुई पार्टी थी उन्होंने बहुमत के आधार पर जो है इनके लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। ठीक है, और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? ठीक सदस्यों के अंदर से वोटिंग करवाई जाती है और उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो जाता है।
फिर है 94 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटना। ठीक वही है कि लोकसभा के अगर अध्यक्ष वहां से पद से हट रहे हैं, उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि सदस्य में से एक व्यक्ति जो है उनको क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष जो है वो बना दिया जाता है, और उपाध्यक्ष जो है वो फिर क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। गणित वही है। 95 देखिए, अध्यक्ष के पद के कर्तव्य तथा कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा करने की शक्ति। अध्यक्ष अगर अपने पद पर नहीं है तो उन तमाम कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल नंबर 95 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 96 कहता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन जो है वो नहीं होते हैं, वो है ना। अब देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य तो होता है ना, होता है ना, जबकि राज्यसभा का नहीं होता है। तो लोकसभा का जो सदस्य है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष है, वो सदस्य होता है, इसलिए वो आम सांसद की तरह लोकसभा के उस जो है हाउस के अंदर जाकर बैठ जाता है, वहां पर वो वोटिंग वगैरह भी कर सकता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को ये याद रखना है। आर्टिकल नंबर 97 देखिए, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते जो है उनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 97 के अंदर किया गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप लोग अनुसूची 2 को पढ़ते हैं, अनुसूची 2 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेतन मिलता है और उसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल नंबर 97 में किया गया है। तो यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये जो है आर्टिकल 97 वो उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख करता है। ठीक है। 98 में देखिए, संसद का सचिवालय, पार्लियामेंट जो है इसका सेक्रेटेरिएट होता है। संसद के अंदर जो भी बातें कही जाती हैं, मंत्री जो भी बात कहते हैं, वो संदेश भिजवाना है, जो भी काम करना है, प्रशासनिक वर्क करना है, ठीक है, वो किससे होता है, सेक्रेटेरिएट के थ्रू होता है। आर्टिकल नंबर 99 देखिए, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जैसे हम लोग कहें कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटेम स्पीकर होते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो मिनिमम 1 या 2 दिन के लिए बनाया जाता है। जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वही प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है और बाकी सदस्यों को भी शपथ दिला देता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बिहाफ पर। ठीक है, तो सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 100 देखिए, सदनों में मतदान व गणपूर्ति। ध्यान रखिए, गणपूर्ति की जब भी हम लोग बात करते हैं, कोरम की जब भी बात करते हैं, तो ये कितना होता है, 1/10 होता है। बस आपको एक जगह याद रखना है, पंचायती राज की जो 3 संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वहां पर गणपूर्ति 1/3 है। इसके अलावा पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर लगभग आपको 1/10 ही जो है देखने को मिलेगी, लगभग। ठीक है, सदनों में जो है मतदान भी वो डालते हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 101, स्थानों का रिक्त होना। जब भी कोई स्थान रिक्त होता है, उपचुनाव करवाए जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि राज्यसभा में कुछ पद जो है वो खाली हो चुके हैं, तो वहां पे जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 101। 102 देखिए, सदस्यता के लिए निर्भरताएं। कोई भी मान लीजिए कि कोई भी सांसद सदस्य है, जैसे हम लोग बात करें जया बच्चन की, तो जया बच्चन जिस समय सांसद थी उस समय यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वो अध्यक्ष भी थी, तो उन्होंने लाभ का पद जो है वो धारण कर रखा था। तो इसका मीन्स ये है कि अगर कोई भी सांसद लाभ का पद धारण करता है तो उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसी निर्भरताओं का उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 102 के अंदर किया गया है। 103 देखिए, निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय। मतलब अगर कोई निर्भर है तो है ना, मतलब कोई मान लीजिए डिस्क्वालीफाई होता है, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष जो है वो इस पर निश्चय जो है वो करते हैं, और जो भी उन्होंने डिसीजन दिया है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 104 कहता है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने से पहले बैठक और मत देने की शक्ति। मतलब अगर शपथ नहीं ली है तब भी क्या वो बैठक में बैठ सकते हैं, है ना। और फिर क्या मत देने की शक्ति उनके पास में होती है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर उनको मत देना है तो शपथ लेने की उनको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 105, संसद के सदस्यों और समितियों की शक्तियां व विशेष अधिकार। संसद के अंदर बहुत सारी समितियां होती हैं, वित्त समितियां होती हैं, इसके अलावा और भी कई समितियां होती हैं, उनके कई अधिकार जो है उनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 105 में किया गया है। ज्यादा इलेबोरेट हम लोग नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार आर्टिकल से गो थ्रू हो जाएं। आर्टिकल नंबर 106 कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा तय होते हैं। जितने भी संसद के सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ते संसद ही जो है वो तय करती है। आर्टिकल नंबर 107 देखिए, विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। जितने भी विधेयक हैं, है ना, उनको हो सकता है कि मान लीजिए कि पहले लोकसभा में लेके आ रहे हैं, फिर वो राज्यसभा के अंदर जाएगा, राज्यसभा से हो सकता है कि वापस लोकसभा में आ जाए, विचाराधीन अगर कोई हो तो पुनः स्थापित भी उसको कर सकते हैं।
पारित की जाने के संबंध में उपबंध, मतलब अगर कोई पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, कानून बन जाता है। 108 में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दो सदन हमारे पास में है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की संयुक्त बैठक होती है तो वो 108 के तहत होती है। कोई विधेयक है उस पर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है, विरोध होता है, तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक की जाती है। 109 कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक मनी बिल जो है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और धन विधेयक जो है वो लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा जो है दी गई है, इसको आप लोग इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये स्लाइड जो है वो काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ आर्टिकल एक तरफ जो है उनकी व्याख्या। आर्टिकल 111 क्या कहता है, विधेयकों पर अनुमति। कोई भी विधेयक होता है तो उस पर अनुमति जो है वो किस प्रकार से मिलती है, राष्ट्रपति किस प्रकार से अनुमति करते हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप लोग बजट भी कहते हैं। तो बजट का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, उसका उल्लेख जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। आर्टिकल 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, मतलब संसद के अंदर जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं इसके लिए एस्टिमेट कमेटी होती है, आखिरकार वो किस प्रकार काम करती है, तो अनुच्छेद 113 में लिखा हुआ है। 114 में विनियोग विधेयक के बारे में, ये ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुका है, ठीक है। विनियोग विधेयक होता है कि अगर आप लोग राजकोष से कोई पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो एक रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, उसके बाद में एक विधेयक पेश करना पड़ेगा, तब जाकर जो है राजकोष से पैसा निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए बजट प्रस्तुत हुआ है तो बजट आपने अनाउंस तो कर दिया है लेकिन बजट के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा निकालने के लिए उस कोष में से आपको विनियोग विधेयक जो है वो लाना पड़ता है अनुच्छेद 114 के तहत। अनुच्छेद 115 क्या कहता है, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ठीक है। अनुपूरक, मान लीजिए कि कोई बजट जो है 100 रुपए का पास हुआ है लेकिन वो कम पड़ रहा है, अनुपूरक उसकी करेंगे। अतिरिक्त चाहिए, मान लीजिए 100 रुपए जो है आपने इस्तेमाल कर दिए हैं और आपको चाहिए कि नहीं हमको तो और जो है वो बजट चाहिए, पैसा चाहिए। अधिक अनुदान मतलब आपने कोई नई योजना बीच में जो है इंट्रोड्यूस कर दी है, उसके लिए बजट चाहिए, तो इसका उल्लेख कहां पर है, 115 के अंदर है। 116 कहता है कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और जो है अवसाद अनुदान, मतलब अपवाद अनुदान कहते हैं हम लोग इसको, अवसाद नहीं है अपवाद अनुदान है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 3 टाइप होते हैं, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। लेखानुदान होता है कि भाई मान लीजिए कि आपने पहले से ही कोई जैसे मान लीजिए 1 साल का बजट है और 1 साल के बजट के अंदर पैसा आपके लिए कम पड़ गया है, तो कम पड़ गया तो आप लोग क्या करेंगे, लेखानुदान जो है उसके लिए क्या करेंगे, आप वहां पर विड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब उसके लिए अप्लाई करेंगे। प्रत्यानुदान ठीक इसी प्रकार होता है, अपवानुदान इस प्रकार होता है, उनकी व्याख्या थोड़ी सी लंबी है, आप लोग देखिएगा इसको, लेकिन यहां से आप लोग 116 जो है वो देखिएगा। आर्टिकल 117 कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयक जो है फाइनेंस बिल, इसका जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 117 में किया गया है। 118 कहता है संसद प्रक्रिया का नियम, संसद प्रक्रिया क्या क्या नियम होते हैं और उन नियमों की पालना जो है संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा करवाई जाती है। 119 कहता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, संसद में वित्तीय जो कार्य होते हैं उनकी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन जो है वो आर्टिकल 119 में लिखा हुआ है। 120 में लिखा हुआ है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, आजकल तो जो है वो भाषा बड़ी जबरदस्त यूज की जाती है, जिक्र है 120 के अंदर। 121 कहता है संसद में चर्चा पर निर्बंधन, संसद में चर्चा पर निर्बंधन जो है वो किस प्रकार से होगा, कौन कौन सी जैसे शब्दावली है उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी भाषा होती है, उसको हम लोग वहां से आउट कर देते हैं, ठीक है। 122 कहता है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किए जाना, मतलब संसद के अंदर कोई भी अगर सदस्य कैसा भी अगर स्पीच दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो न्यायालय की जो है, न्यायालय के अंदर जांच नहीं हो सकती है, वो अपनी बात कहने के लिए जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक जो है वो हमने संसद के बारे में देख लिया है, थोड़ा सा हमने किसके बारे में देखा, थोड़ा सा हमने संसद के बारे में देख लिया है, थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में, थोड़ा सा लोकसभा के बारे में। अब स्पेशली जो है हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग जो है आर्टिकल्स को अलग लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से, अगर वाकई में आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मुझे जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।